सारे बच्चे अपनी वीडियो ऑन कर लो। चलो बेटा, आज हम लोग साइंस का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। टर्म 2 के हिसाब से हमारा पहला चैप्टर बनेगा चैप्टर नंबर 3, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ऐसे कौन कौन से बच्चे थे जो पिछली बार इस चैप्टर के टाइम पर थे नहीं? कोई था ऐसा बच्चा? सर मैं था। नहीं, मैंने पूछा जो नहीं थे। सर मतलब मैं नहीं था। ऐसे बोलो ना, उल्टा ये आंसर सही था आपका, लेकिन वो गलत फील हो रहा। चलो तो समझ लो इसे। कोई और बच्चा आदित्य के अलावा? बाकी सभी थे, ठीक है। आदित्य, आपके पास एनसीईआरटी की बुक है क्या? यस सर है। ओपन करो जरा चैप्टर। यस ओपन कर सर। लिया? ओके। जो 3.1 आपकी बुक में लिखा रहता है ना, 3.1 आर्टिकल, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है? हेडिंग बताओ मुझे। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये आपका पहला टॉपिक है इस चैप्टर का। सभी बच्चे समझ लो। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आप सभी लोग जानते हो। हम मेरी क्लास पानी चल रही देखते है। हैं, आ गई मम्मा वहां पे है ना। हम प्लास्टिक देखते हैं, सीमेंट देखते हैं, मिल्क देखते हैं, ईटीसी। ये जितनी भी चीजें हैं, केमिस्ट्री क्या बोलती है कि ये सारे के सारे तभी हमें नजर आ रहे हैं, ये मैटर हमें तभी नजर आ रहा है क्योंकि इन लोगों ने केमिकल कॉम्बिनेशन किया है। किन लोगों ने केमिकल कॉम्बिनेशन किया है? एलिमेंट्स ने। ठीक है, आप सभी ने देखा था कि जो मैटर होता है वो वेरी स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनता है, जिनको हम लोग बाद में एटम्स नाम जिनको दिया। अब वो एटम्स होते किसके हैं? किसी ना किसी एलिमेंट के। तो अगर हमारे पास वाटर है तो इसमें कौन कौन रहता है? आप सभी लोग इसका फॉर्मूला तो जानते ही, बाकी का फॉर्मूला नहीं याद होगा। H2O सभी लोग जानते हो ना, वाटर का फॉर्मूला। यस सर। अब इसमें आप देख रहे हो, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। तो जो हमसे बोला जाता है कि जो मैटर होता है वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना है, जिनको हमने आगे चलकर नाम एटम दिया है, तो वो एटम्स होते किसके? एलिमेंट्स के। इसका मतलब है यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दो एलिमेंट्स के एटम्स हैं, जिसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पर इस तरीके से हुआ। इसी तरीके से अगर हम किसी और को देखते, NaCl घर में नमक यूज करते हैं, तो उसमें ये कॉम्बिनेशन है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है कि हाइड्रोजन अलग था, ऑक्सीजन अलग था, सोडियम अलग था, क्लोरीन अलग था, तो ये आपस में जब कंबाइंड होते हैं तो इनके कॉम्बिनेशंस को हम लोग केमिकल कॉम्बिनेशन के उसमें रखते हैं, क्योंकि हम सारा केमिस्ट्री में इसको स्टडी करते हैं। तो ये जो केमिकल कॉम्बिनेशन है, क्या इनके कुछ लॉज होंगे या नहीं होंगे? होंगे सर। होंगे। बहुत से लॉज है, लेकिन आप लोग लकी हो, आपके पास सिलेबस में केवल 2 लॉज है। कितने? 2। 2 लॉज। तो पहला आपका है, जिसको हम लोग बोलते हैं, जो आपका लॉ नंबर 1 है, वो आपका कहलाता है
जिन बच्चों ने कर रखा है वो लोग बताएं क्या नाम बनेगा। लॉ ऑफ Conservation of energy. लॉ ऑफ So conservation of energy. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं, ठीक से बोलो। The law of conservation of mass. एनर्जी नहीं, The mass. Shake. मास। तो ये पहला लॉ है। तो जो आपका टॉपिक है 3.1 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ये मैंने समझा दिया कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होंगे। उनमें से जो पूछा जाएगा वो आपसे पूछा जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि देखो भाई, अगर मान लो यहाँ पर ए था, मैंने नाम नहीं लिया जैसे हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, यहाँ पर बी था, तो इनके जो अमाउंट्स होंगे, मान लो इसका x ग्राम था और इसका y ग्राम था, सो जब ये यहाँ पर केमिकल कॉम्बिनेशन करेंगे, केमिकल कॉम्बिनेशन करने के बाद यहाँ पर या तो एक ही प्रोडक्ट बन सकता है या दो प्रोडक्ट भी बन सकते हैं या ज्यादा भी बन सकते हैं, लेकिन टोटल जो आपका मास था यहाँ पर x प्लस वाई ग्राम, वो आपका टोटल मास एक चेंज मिनट, नहीं हो सकता। हाँ जी, आरव दो नाम से लॉगिन कर रहा है। क्यों? हो गया सर, ठीक है। ओके, तो ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता। ये है सिंपल सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब क्या हुआ कि किसी भी केमिकल कॉम्बिनेशन में जो मास होता है वो कंजर्व्ड रहता है। ऐसा नहीं हमने यहाँ पर x प्लस वाई, सपोज मैंने यहाँ पर 20 ग्राम्स लिया दोनों का, चाहे 10 हो चाहे 15 हो, कुछ भी हो, तो जितना भी आप बिफोर केमिकल कॉम्बिनेशन मास लोगे, आफ्टर भी आपको उतना ही मास मिलेगा। यानी कि ना तो ये प्लस हुआ और ना ही ये माइनस हुआ। तो इसको इस तरह से लिखा है, आगे के पेज में लिखा होगा कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल कॉम्बिनेशन। यानी कि कभी भी जो मासेस होंगे वो ना तो हम और यहाँ पे बना सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। ना ही यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे, ना ही यहाँ पर डिस्ट्रॉय होंगे। जितना रहेगा उतना ही बना रहेगा। ये आपका कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दुनिया भर के जितने भी केमिकल कॉम्बिनेशन हैं उन सभी पर ये अप्लाई होता है। मतलब अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन ले लें, हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन H2 के फॉर्म O2 के फॉर्म में होता है। जब आप इनको प्लस करोगे तो यहाँ पर जो आपका H2O बनेगा, वाटर जो बनेगा एक मॉलिक्यूल, यहाँ पर हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल था, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल था। सपोज मान लेते हैं कि इसका जो मास है वो टोटल का 2 ग्राम है, इसका मान लेता हूं सपोज टोटल का 32 ग्राम है, तो यहाँ पर 40 ग्राम्स हुए। इसका मतलब है कि अगर इन दोनों मॉलिक्यूल्स का मास 2 ग्राम एंड 32 यानी कि टोटल 40 ग्राम है, तो जो वाटर बनेगा उसका मॉलिक्यूल ऑटोमेटिकली 40 ग्राम का ही आएगा। समझ आ गया? Yes, sir. किसी बच्चे को डाउट हो इसमें बोलो। No, sir. अच्छा, अब ये सब तो आपको समझने के लिए हो गया, बट अगर आपसे कहेगा डिफाइन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो आप सिर्फ एक ही लाइन लिखोगे जो आपकी बुक में लिखी हुई है पीछे। कौन रीड करके बताएगा? सर मैं बताऊं? हाँ बिल्कुल बताओ। Law of conservation of mass states that mass can neither be created nor destroyed in a chemical यानी कि reaction. बस इतनी लाइन याद रखो, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड और destroyed
in a chemical combination। बस इतनी लाइन आपको याद रखनी है डेफिनेशन के लिए। अब इसके पहले जब आप इसको बोलोगे तो चाहे तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लिख दो या लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास स्टेट्स, वो कुछ भी लिखो, वो आपने ऊपर लाइन है। कोई कहेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट, तब ये लाइन आगे जोड़ेगा। कोई कहेगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तब ये लाइन जोड़ेगा। तो अल्टीमेटली सिर्फ इतनी लाइन ही आपको याद रखनी है और आपको बाकी सारी चीजें समझने की। दो चीजें होती है, एक होता है सब्जेक्टिव नॉलेज, एक होता है लैंग्वेज का नॉलेज। तो एग्जाम में आपको सब्जेक्टिव नॉलेज पे कभी मार्क्स नहीं मिलते, ये सब सब्जेक्ट है आपको आता है, लेकिन मार्क्स किस पर मिलते हैं, जो आप लिखते हो ये। सो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट। क्लियर सभी को? यस सर। वैसे अगर ऐसी कोई डिवाइस आ जाए तो आप लोगों के लिए बहुत आसान हो सकता है, तो हमें एग्जाम लिखना ना पड़े। एक कोई डिवाइस आए हमारे यहाँ पे लगाई जाए और डिवाइस में आ जाए कि इस बच्चे ने कितना समझा है, ऑटोमेटिकली उसको उसके हिसाब से मार्क्स मिल जाएंगे। अच्छा रहेगा? कैसा रहेगा अगर ऐसा हो जाए? Yes, sir. क्योंकि बहुत सी चीजें क्या होती है हमें समझ में आती है, हमारे दिमाग में होती हैं, लेकिन जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है उस तरीके से इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज वर्ड्स में हम आंसर नहीं लिख पाते, इसलिए हमें मार्क्स नहीं मिलते। लेकिन जो हमारा ब्रेन है वो उस चीज को समझ चुका होगा, तो उसको मेजर करने की कोई डिवाइस आ जाएगी तो हमें मार्क्स मिल जाएंगे, जिस बच्चे ने अलग अलग समझा होगा। चलो खैर, तो अब कोई बच्चा जिसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ना क्लियर हुआ हो तो मुझे बता दे, नहीं तो मैं आगे चलता हूँ। सभी को क्लियर हो गया? अच्छा, अब एक चीज ध्यान दोगे, जैसे ही हम जहां तक टॉपिक करें बीच में जो इंटेक्स्ट क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत मस्ट होते हैं, क्योंकि जब आप कोई चीज पढ़ते हो तो आपको कितना समझ में आया वो तभी क्लियर होता है जब आप उन क्वेश्चंस को वर्ड्स में आंसर करना सीख जाओ, और बिना किसी हेल्प के। ये नहीं कि टीचर ने लिखा दिया तब आपने किया या कहीं से देख, अगर आप खुद उसको आंसर करना सीख जाओ, यानी कि जो सब्जेक्टिव नॉलेज है उसको आप नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू नॉलेज ऑफ वर्ड्स। अगर आपने नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट को नॉलेज ऑफ वर्ड्स में कन्वर्ट करना नहीं सीखा तो इसका मतलब है आप एग्जाम्स में हमेशा कम मार्क्स ला पाओगे जितना आप समझोगे उससे। और ये वही बच्चा कर पाएगा जो इन क्वेश्चन को, आप पूरी हेल्प लो, पूरी बुक देख लो, एनसीईआरटी की पूरी बुक देखो, कोई आप रिफ्रेशर वगैरह मत लो, किसी से हेल्प मत लो, आप खुद उसका आंसर ट्राई करो और सही तरीके से लिखना सीखो। आपको खुद लगने लगेगा कि अब आपने जो लैंग्वेज लिखी वो अच्छी लैंग्वेज है, आपको खुद फील आने लगेगा। जब आपको खुद ऐसा लगने लगे तो समझ लो आपने प्रॉपर तरीके से साइंस किया है। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद सेकंड आपका लॉ है शिखर, बताएंगे। शिखर थे ना आप पिछली बार? Yes, sir. बोलो जल्दी बोलो, नहीं तो मैं लिख दूंगा। So, law of constant proportion. वेरी गुड, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। आ रहा सेकंड, बस दो ही लॉ आपके उसमें है, नहीं तो लॉस तो बहुत है, बट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब ये क्या कहता है? सर मैं बताऊं? हाँ हाँ बताओ बेटा। सर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन स्टेट दैट कि सर वेट हमेशा अभी आप जो मास है उसका वेट हमेशा। एक सेकंड, अभी आप बताने की कोशिश कर रहे हो मुझे सब्जेक्टिव नॉलेज, अभी आप सॉरी लैंग्वेज बताना चाह रहे हो, अभी लैंग्वेज मत ध्यान दो, अभी केवल सब्जेक्ट बताओ। सर इसमें जो मतलब जो एटम होता है उसकी सर वैल्यू, मतलब उसका जो वेट है वो इक्वली रहता है केमिकल रिएक्शन के बाद भी, केमिकल रिएक्शन के बाद भी, पहले भी। वो तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था पहला वाला। आप अभी लॉ आउट हो गए थे क्या? पहला लॉ आपने नहीं देखा? सर एक्चुअली मैं बाहर था, मैं अभी आया हूँ। अच्छा, वो तो पहला लॉ था जिसमें आपको बोला गया था मास कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन।
वो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कोई और बनाने का कोशिश करेगा या मैं बताऊं? अरे सर एक्चुअली उसमें ये था कि एक सब्सटेंस में जो एलिमेंट्स थे वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही होते हैं। चलो अब इसका मतलब क्या है मैं यहाँ पे पहले समझाऊं तब आप वर्ड समझोगे। अब जैसे अभी मैंने नाम लिया था H2O, सबसे आसान है इसलिए बार बार इसी को लूंगा, H2O। यहाँ पर आप देख रहे हैं H2O के मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि हाइड्रोजन के टू एटम्स हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम है। अब ये जो आपका H2O है ये आपको RO में भी H2O होता है जो हम लोग पीते हैं, ये आपको समुद्रों में भी आप जाओगे तब भी आप में H2O होगा, ये आपका जो बारिश होएगी उसमें भी H2O होगा। मतलब डिफरेंट सोर्सेस हो सकते हैं H2O के, लेकिन केमिकल जो लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है वो कहता है इनका जो रेशियो था किसका, कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल, तो ये रेशियो कभी भी चेंज नहीं हो, 2:1 रहेंगे। बट ये जो आपका लॉ है नंबर ऑफ एटम्स पे ना होके मासेस पर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन का जो मास नंबर होता है वो 1 होता है और ऑक्सीजन का जो मास नंबर होता है वो 16 होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं तो हाइड्रोजन का टोटल मास हो गया 2, ऑक्सीजन का 1 एटम है तो इसका 16 ही बना रहा। तो इनका जो टोटल रेशियो बना बाय मास 1:8, तो ये कभी भी चेंज नहीं होता, ये कहलाता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। समझ में आई बात? यस सर। आप चाहे तो समुद्र का पानी लें, आप चाहे तो रेन का पानी लें, आप चाहे तो आरओ लें, कुछ भी लें, उसमें जो एक मॉलिक्यूल है आपका, जो एक कॉम्बिनेशन हुआ है, उसका जो रेशियो है बाय मास, ध्यान रखेंगे बाय मास, बाय वॉल्यूम भी एक होता है तो बाय मास। तो जब लॉ बनाया गया है तो आपके पास लिखा है बाय मास, जो इनका प्रोपोर्शन होता है ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता, ये कांस्टेंट रहता है। सब्जेक्ट समझ आ गया सभी को? यस सर। अब आपको जब डेफिनेशन लिखनी होगी तो सिर्फ वही एक लाइन जो आपके पास लिखी है, कौन रीड करके बताएगा? सर लाइन है, in a chemical substance the elements are always present in definite proportion by mass. बाय मास, बस इतने याद रखो, डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास। अगर इतना याद रहेगा तो सब्जेक्ट के हिसाब से आप बना लोगे, इतनी लैंग्वेज आपको याद रखनी है। अब आपको पूछा जाएगा तो इतना तो लिखोगे नहीं, तो आप पूरा अपने आप बना लोगे। हम किसकी बात कर रहे हैं? जैसे वाटर क्या है, हमारा सब्सटेंस है, हमने सिर्फ वाटर इसलिए लिखा, छोटा फॉर्मूला होता है, हम किसी का फॉर्मूला लिख सकते हैं, बड़ा छोटा। नमक होता है हमारे पास NaCl, किसी का भी लिख सकते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, मैटर होते हैं। तो आप हम यहाँ पे क्या क्या बढ़ा देंगे, अगर हमको इतना याद है डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास, तो आप लिखेंगे इन एनी सब्सटेंस। आप यहाँ पर अपनी तरफ से एनी सब्सटेंस लिख दो, कि कोई भी दुनिया का किसी भी तरीके का सब्सटेंस आप लोगे, ठीक है। तो क्या होता है, इनके जो ये कौन रहते हैं डेफिनिट प्रोपोर्शन में, कौन रहते हैं? Elements. सर इनके मास। इनके मास तो हमने लिख दिया, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, इन एनी सब्सटेंस, क्या चीज? सर एलिमेंट्स एलिमेंट। हाँ, इन एनी सब्सटेंस एलिमेंट्स, क्योंकि जब भी हम कोई सब्सटेंस बनाते हैं तो उसमें हम लोग एलिमेंट्स लेते हैं। तो इन एनी सब्सटेंस एलिमेंट्स किस तरीके से, डेफिनेट का मतलब क्या करते हैं, कंबाइंस होते हैं। सो कंबाइंस कैसे होते हैं, इन डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास। तो इतनी लाइन आपको याद रहनी चाहिए, डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास। पीछे वाली कोई भी लाइन आप किसी भी तरीके से जो अच्छी लगती हो आपको, वो आप बना सकते हो। तो जब भी लिखने को आएगा डेफिनेशन में इतना ही लिखोगे, बाकी ये सारी चीजें समझने के लिए। किसी बच्चे को कोई डाउट इसमें? नो डाउट सर। अच्छा, अब हमारे पास खुशकिस्मती ये है कि सिलेबस में हमारे पास 2 ही लॉ है,
नहीं तो अगर कम से कम 5 लॉज होने चाहिए थे मेरे हिसाब से, है ना, क्योंकि सीबीएसई का तो मुझे समझ नहीं आता। 10th में उन्होंने लॉज डाले नहीं और 9th में उन्होंने 2 पढ़ाए तो आप लोग जब और 11th में पहुंचोगे वहां पे लॉ है ही नहीं, मैंने देखा है केमिस्ट्री में यहाँ की, तो पता नहीं इन्होंने कैसे सेटिंग करी। खैर चलो सीबीएसई जाने। तो ये दोनों लॉज में बेटा किसी भी बच्चे को कैसा भी कोई डाउट हो बताओ मुझे। नो डाउट सर। अच्छा, अब एक चीज और बताऊं, आप लोगों को हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मुझे चैप्टर नहीं समझ में आया? वो इसलिए लगता है कि आपको मैंने यहाँ जो नॉलेज दिया, देखो अभी मैंने यहाँ पर आप देख रहे हो, मैं आपको बेसिकली क्या दे रहा हूँ, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट। क्या दे रहा हूं मैं आपको? नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट। और देखो यहाँ पर मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि नॉलेज ऑफ लैंग्वेज कैसे करो। जैसे मैंने आपको बताया कि इतना याद रखो, तो बाकी के वर्ड्स आप पढ़ने के बाद, डेफिनेशन से, बुक देखने के बाद बना सकते हो। तो आपको टफ क्यों लगता है? ये आपने नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट लिया, आपको समझ आ गया होगा डेफिनेटली। लेकिन अगर आप तुरंत के तुरंत आप लोग क्या करते हो कि इंटेक्स क्वेश्चंस, एक्सरसाइज क्वेश्चंस नहीं करते हो, आप उसको 8, 10, 20 दिन बाद कभी भी क्वेश्चन के फॉर्म में देखते हो, तब तक आप ये भूल चुके होते हो। जब यही भूल गए तो वर्ड्स कहाँ से आएंगे, राइट? क्योंकि हमारा दिमाग वर्ड्स को जल्दी से तभी याद रख पाता है जब हम उसे पिक्चर के फॉर्म में, पिक्चर का मतलब हम लिखें, देखें बार बार। हमारा जो माइंड है, ब्रेन है, वो वर्ड को याद नहीं रखता, पिक्चर को याद रखता। और पिक्चर का मतलब जब हम लिखते हैं तो वो हमारे ब्रेन के लिए एक पिक्चर बन जाता है। तो आपको कभी भी चैप्टर ऐसा नहीं लगेगा आपको समझ नहीं आया, अगर आप टॉपिक करने के बाद उसके क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चंस को आंसर करना सीखेंगे, बार बार करेंगे, और ये चीज ध्यान देंगे कि इस पर कितने तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको आसान लगेगा। चलो आगे चलें। यस सर। यस सर। तो ये जो 2 लॉ हमने पढ़े, इनकी दोनों की डेफिनेशंस आपसे पूछी जाती है, 1-2 क्वेश्चंस इनके ऊपर पूछे जाएंगे, अभी शायद है आगे, उसमें एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी बनाया जा सकता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ एनर्जी पर, सॉरी, तो उस पे हम वो भी देखेंगे। अब हम आगे देखेंगे तो आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक लिखा होगा शायद डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी होगा अकॉर्डिंग टू एलसीईआरटी। देखना जरा। सर पहले व्हाट इज एन एटम है। पहले एटम है, फिर एटम मास है। एटम एंड पहले डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ही होगा बेटा, देखो ठीक से। हाँ सर वही है, वहाँ कोई ऐसे मार्क नहीं किया है, हाईलाइट नहीं किया, बट वही है। वही है पहला। तो अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो हमें केमिकल कॉम्बिनेशन के 2 लॉ बताए गए। अब एक नई चीज आ गई, कोई एटॉमिक थ्योरी है, और किसने दी है? डाल्टन ने दी है। तो जॉन डाल्टन ने दी है, तो उनकी एटॉमिक थ्योरी है। अब उनकी एटॉमिक थ्योरी है क्या, क्या चीज वो बोलते हैं? तो हम लोगों ने जब पहले चैप्टर किया था तो ये बोला गया था कि जो मैटर है दैट इज मेड अप बाय पार्टिकल्स, ये बताया गया था। और ये बताया गया था कि बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इतने छोटे कि हम इन्हें आंखों से देख भी नहीं सकते। आगे चलकर इनको हम लोगों ने एटम्स नाम दिया। क्या नाम दिया? एटम्स। एटम्स। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? अब हमें जो बताया जाता था कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, तो अब हम क्या बोलेंगे? मैटर इज मेड अप ऑफ, बोलेंगे कि नहीं? क्योंकि उन पार्टिकल्स को हमने क्या नाम दे दिया? एटम्स नाम दे दिया। तो इसका मतलब हुआ कि जो डाल्टन ने सबसे पहली बात बताई कि भाई देखो, जो मैटर होता है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनता है, वो इतने छोटे होते हैं कि उनको और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते, उनको हम एटम बोलते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या बन गया? एटॉमिक। क्योंकि इन्होंने मैटर को जो पहले पार्टिकल्स पार्टिकल्स बोले थे, उसका नाम क्या रख दिया? इसलिए इसका नाम भी क्या बन गया, है ना? डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। इसका मतलब किसके बारे में? मैटर के बारे में ही है। तो वैसे यहाँ पे ये भी लिखना चाहिए था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी फॉर मैटर,
लेकिन हमने फॉर्मेटर नहीं लिखा, सिर्फ इतना लिखा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो इसका मतलब है डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी है वो के बारे में है, मैटर। मैटर के बारे में। और मैटर के बारे में क्यों हो गई? क्योंकि हमने यहाँ पर एटॉमिक क्यों हो गई? क्योंकि हमने पार्टिकल्स को एटम्स बोल दिया। तो अब इन्होंने पार्ट्स बनाए, तो ये पहला पार्ट है, पहला पॉइंट है। इस तरीके के इन्होंने 6 अबाउट पॉइंट बनाए। अब पहला पॉइंट आप लोग बुक से पूरा पढ़ो। सर पहला पॉइंट तो बहुत कॉमन, एटम बहुत हाँ, टाइनी बहुत बड़ा पार्टिकल, ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम व्हिच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। सर ये तो कॉमन बात है। तो वही, यही तो। अब देखो इतनी ये जो 3 चीजें लिखी मैंने, यही लिखा ना, अब वही चीज वर्ड्स में लिखा, बड़ा हो गया ना। तो इन्होंने क्या बताया, जो मैटर है पार्टिकल से मिलकर बना है, सभी ने बोला था यस बना है, उनको कॉल्ड बोल दिया एटम्स। और इन्होंने ये भी बोल दिया कि किसी भी केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट कौन करता है, एटम्स। मतलब अगर आपको H2O बनाना है तो H2O बनाने के लिए हाइड्रोजन का कौन पार्टिसिपेट करेगा, एटम। ऑक्सीजन का कौन पार्टिसिपेट करेगा, एटम। कोई और पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। यही इतना स्मॉलेस्ट जो यूनिट है कि किसी भी उसमें मैटर में पार्टिसिपेट करने यही जाएगा। अब ये बात अलग है कि हाइड्रोजन के 2 जा रहे हैं इस समय, ऑक्सीजन का 1 जा रहा है और एक मॉलिक्यूल H2O का बन रहा है। ठीक है, तो यही चीज आपको लिखी हुई है, सिंपल मैटर पार्टिकल एटम। तो उसने क्या बोला कि जो मैटर है बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल कर बना है, उन पार्टिकल्स को हम लोग एटम्स बोलते हैं। एटम्स एक ऐसा स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल है जो कि किसी भी केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करेगा। यानी कि जितना भी मैटर है, चाहे पानी हो, सीमेंट हो, खड़िया हो, लकड़ी हो, कुछ भी हो, वो सारी की सारी चीजें एटम्स के पार्टिसिपेट करने से बनी है। ये हो गया इसका पॉइंट नंबर 1। क्लियर सभी को? यस सर। कितने बच्चे ऐसे हैं जो बिना बुक के बैठे हुए? आरब के पास है? सर चेक कर लेना जरा, मुझे दिख नहीं रहा कौन बिना बुक के शिखर है। के पास है, और किसके किसके पास है बुक? दिखाओ भाई, सर मेरे पास भी है। दिखाओ, वीडियो में दिखाओ। हाँ, आदित्य के पास है, और बाकी बच्चे दिखाओ। तो देव और दिव्यांश की तो सर वीडियो ही ऑन नहीं है। होंगे नहीं, बिना किताब के बैठे होंगे। दिव्यांश आई 100% थिंक बाहर गया हुआ है, लखनऊ में है, तो शायद इसलिए वीडियो ऑन नहीं करता, मोबाइल डेटा पे करता है। बाकी देव आपका तो वीडियो ऑन होना चाहिए। ये बिना बुक के बैठा होगा पक्का। भाई बुक निकाल के बैठो अभी, जिसके पास भी बुक नहीं है वीडियो ऑफ करो और फटाफट लेके आओ। ठीक है, निखिल के पास है टाइम सर। बहुत बढ़िया होता है, बस आप उसमें इन्वॉल्व हो। अब पता चला बुक है नहीं, कुछ दूर रखे हो आप, ऐसे उससे काम नहीं। अच्छा, पहला पॉइंट, कोई बच्चा ऐसा, सभी बच्चे बुक को रीड करो, क्योंकि आपको मार्क्स जो मैं समझा रहा हूँ इससे नहीं मिलते। मार्क्स आपको मिलते जो लिखते हो आप। तो वो जो पॉइंट लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया, उस पॉइंट को रीड करो। क्या वो आपको पूरा समझ में आ रहा? पहला पॉइंट यस सर। किसी बच्चे को डाउट तो नहीं थोड़ा सा भी? 0% भी डाउट हो तो बोलो, 0.1% भी। नो डाउट सर। ओके, अब हम आ जाएंगे सेकंड पॉइंट पर। अब पहले आप रीड कर दो, नहीं तो ऑर्डर मेरा आप ऊपर नीचे हो सकता है। सेकंड पॉइंट रीड करो बच्चा। Atom are indivisible particle which cannot be created or destroyed in a chemical reaction. अब सेकंड पार्ट में उन्होंने बोला है, पहले उन्होंने बोल दिया कि देखो भाई, जितना भी मैटर है वो सभी बहुत छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, और उसको हमने नाम एटम दिया है। और किसी भी केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेशन एटम से ही करते हैं। यानी कि किसी मैटर को फॉर्म करने के लिए, किसी भी सब्सटेंस को फॉर्म करने के लिए एटम्स की जरूरत पड़ती है। वो अलग बात है, अलग अलग सब्सटेंसेस में अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स आते होंगे। अच्छा, अब दूसरे पार्ट में क्या बोला? दूसरे पॉइंट में बोला है कि जो एटम्स हैं वो इंडिविजुअल हैं, ये डिवाइड नहीं हो सकते। और दूसरी चीज, ये जब पार्टिसिपेट करते हैं तो इनका जो मास होता है वो कैसा रहता है? कंजर्व रहता है, ये चेंज नहीं होता। मतलब केमिकल कॉम्बिनेशन के पहले और केमिकल कॉम्बिनेशन के बाद, अगर पहले 20 ग्राम्स थे दोनों मिलाकर, तो बाद में भी जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो भी कितना रहेगा?
20 ग्राम्स रहेगा, ना तो हम इसे क्रिएट कर सकते हैं ना इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, दोनों चीजें नहीं कर सकते। ये आपका सेकंड पॉइंट। फिर से पढ़ो सेकंड पॉइंट। Atoms are individual Atoms are particles individual which particles cannot be which cannot be created or created or destroyed destroyed in in the chemical reaction. अच्छा, अब इसने बोला कि भाई देखो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं और किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्योंकि एटम्स ही पार्टिसिपेट करते हैं, तो ना तो इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना इनको क्रिएट कर सकते हैं। अच्छी बात है, हमने ये पॉइंट याद कर लिया। लेकिन सर ये तो पहला वो है। अब इसमें ये क्वेश्चन कभी कभी ट्विस्ट करके पूछता है, कहता है विच पॉइंट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी स्टेट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अगर आप इसको देखें सेकेंड पॉइंट, तो एक तरीके से इसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास की बात करी कि नहीं करी? Yes, sir. तो ये जो सेकेंड पॉइंट है जिसमें बोला गया है कि एटम्स इंडिविजुअल हैं और ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो इनको क्रिएट किया पूछेगा कि विच पॉइंट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी स्टेट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो आप ये पूरा लिखोगे, ये नहीं लिख दे पूरा का पूरा। समझ में आ गई बात? Yes, sir. Yes sir. क्या लिखोगे आदित्य? पढ़कर बताओ क्या लिखोगे पूरा। अगर आपसे पूछा जाएगा विच पॉइंट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी स्टेट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या लिखोगे? पढ़कर बताओ, कोई बात नहीं। Sir, second point of Dalton पढ़कर atomic बताओ, theory. पढ़कर। Second point of Dalton atomic theory states that atoms are indivisible which cannot नहीं be नहीं, created. सेकंड नहीं बोलोगे, बस आप उसे लिख दोगे, केवल उसमें जो लिखा है वो लिख। अच्छा, okay sir. Atoms are indivisible particle which cannot be destroyed, neither be created in a chemical reaction. यस, तो ये सेकंड इतना याद रखो, जो सेकंड पॉइंट है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बताता है। जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें पूरा लिख दोगे। कई बच्चे कभी कभी क्या कर देते हैं, सेकंड ऐसे लिख देते हैं तो उन्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे। सेकंड को पूरा लिखना होगा, ठीक है? समझ में आ गया सेकंड पॉइंट? Yes, sir. Yes sir. ओके, कोई बच्चा ऐसा जिसको ना समझ में आया हो जल्दी बोलो, नहीं तो मैं थर्ड में चला जाऊंगा। No, sir. ओके, अच्छा, ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है इसका वैल्यू इसलिए है फिलहाल आपके लिए क्योंकि कई जगह डाल्टन थ्योरी में उन्होंने सेकंड करके फिर उसके आगे स्टेट किया है, इसलिए आप ऑर्डर में याद कर लेना, ठीक है? नहीं तो केवल सेकंड मत लिखना, उसमें तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन आप लिख दोगे सेकंड और उसके बाद स्टेट्स भी कर देना, ठीक है? चलो, तो ऑर्डर के हिसाब से थर्ड पॉइंट पढ़ो जल्दी से। The atoms of a given element are identical in mass and chemical properties. हाँ, अब उन्होंने क्या बोला कि भाई देखो, अगर मान लो मैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के, अगर इनके एटम्स लूं तो इनके चाहे एक एटम लूं, चाहे 1,00,000 एटम ले लूं, चाहे 1,000 एटम ले लूं, तो इनके जितने भी एटम्स होंगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के, ये हर चीज में बराबर होंगे, शेप में, साइज में, केमिकल प्रॉपर्टी में। ऐसा नहीं कि सेम एलिमेंट के एटम्स अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज के या अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज के हों, राइट? ये इन्होंने बोला पार्ट नंबर थर्ड में। रीड करो सभी बच्चे, कोई डाउट हो बताओ। No doubt sir. यानी कि कभी ऐसा नहीं हो सकता, वैलेंसी तो चेंज हो ही सकती है ना। बैलेंसी भी चेंज नहीं हो सकती। अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज है, हाइड्रोजन के जितने भी एटम्स हैं, सब सेम साइज के, सेम शेप के, सेम बैलेंसी के, मतलब हर चीज सेम होगी, कोई भी अलग नहीं हो सकता। ओके सर। अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन है तो सबके एक जैसे। हाँ, वो बात अलग है, आगे चलकर आपने आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स भी देखे हैं, वो एक अलग चीज है, नहीं तो इन जनरल सारे सेम रहेंगे, ठीक है?
यस सर। अच्छा, इसी का अगर इन्होंने लिखा है सेम वाले एक जैसे होते हैं सारे, तो इसी में हम ये भी पॉइंट लिख सकते हैं कि अगर मैं अलग अलग के देखूं, अगर एक हाइड्रोजन का देखूं और एक ऑक्सीजन, तो इनका कभी भी सेम नहीं होगा। देखो 4th पॉइंट फिर यही रीड करो। So fourth रीड करो point, बेटा एक बच्चा, पॉइंट नंबर 4। the atoms of different elements have different masses and chemical properties. हाँ, वही बात कि जो इन्होंने यहाँ लिखा उसी की अपोजिट बात यहाँ पर 3rd पॉइंट में क्या बताया कि अगर सेम एलिमेंट्स के होंगे, जिसको हमने पार्टिकल वर्ड यूज किया है, तो सेम पार्टिकल्स के अगर हम एटम्स लेंगे तो वो सब सेम होंगे प्रॉपर्टीज में, मास में, साइज में, शेप में। और अगर डिफरेंट डिफरेंट होंगे तो वो कभी भी सेम नहीं होंगे, ना शेप में, ना साइज में, ना मास में, किसी भी तरीके से सेम नहीं होंगे। तो अगर एक ही पार्टिकल को लोगे, एक ही हाइड्रोजन हाइड्रोजन या ऑक्सीजन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन नाइट्रोजन, तो सब एक जैसे होंगे। लेकिन एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन या एक ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन डिफरेंट डिफरेंट लोगे तो वो कभी सेम नहीं होंगे किसी भी बात में। ये सारे सारी बातों में सेम होंगे और ये सारे सभी बातों में अलग होंगे। ठीक है, और सर चैप्टर 4 में ओके सर। शिखर कुछ पूछ रहे हो? सर मैं पूछा था कि सर चैप्टर 4 में इसके एक्सेप्शंस भी थी ना? चैप्टर 4 में सर जो चैप्टर 4 में सर इसके एक्सेप्शन भी थी ना सर, 2 हाइड्रोजन के पार्टिकल। हाँ देखो, वो अलग बात है, वो जो आइसोटोप्स आइसोबार्स, इस चैप्टर 4 में क्या, इसी में तो है शायद आइसोटोप्स आइसोबार्स। तो चैप्टर 4 में है। नहीं वो जहाँ चैप्टर भी है, हाँ जहाँ भी है, कोई बात नहीं, वो उसको आइसोटोप्स आइसोबार्स को मैंने पहले बोल दिया, वो अलग बात है। तो इन जनरल सेम होंगे, आइसोटोप्स आइसोबार्स वो अलग चीज है ना। तो अब आप लोग 5th पॉइंट पढ़ेंगे, कौन पढ़ेगा? atom combine in the ratio of small whole numbers to form compound. ओके, अब इन्होंने क्या बोला कि जैसे हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है, ये जब भी कंबाइंड होंगे तो ये स्मॉल होल नंबर्स में, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि H2O जब बना तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन का 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम, तो ये होल नंबर है, इसका एक होल नंबर, इसका एक होल नंबर। तो ये जब भी होंगे कंबाइंड तो इसके पर्टिकुलर होल नंबर्स में कंबाइंड होंगे। ऐसा नहीं होगा कि हाइड्रोजन का आधा आ जाए या ऑक्सीजन का 3.5 आ जाए, तो कभी ऐसे जो, क्योंकि पहले उन्होंने बताया कि एटम्स इंडिविजुअल है, यानी कि एटम्स को ब्रेक नहीं कर सकते, तो कहीं ऐसा नहीं हो सकता 1.5 1.2। तो ये जब भी कंबाइंड होंगे तो हमेशा किस में होंगे? होल नंबर्स में होंगे, ये कभी भी चेंज नहीं होंगे। राइट, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का 1, कहीं पर मान लो ए है और एक बी है, तो ये जब भी होंगे इसके 2, इसके 5, इसके 3, इसके 4, इसके 6, इसके 8, ये सब तो हो सकता है, लेकिन इसका 1.5, इसका 3. इस तरीके के कभी नहीं हो सकते। तो जब भी आपके ये कंबाइंड होंगे तो हमेशा होल नंबर्स में होंगे, है ना। और वो होल नंबर किसका होता है? नंबर ऑफ एटम्स का ही होता है। ठीक है, क्लियर सभी को? 5th पॉइंट, Yes 6th sir. पॉइंट रीड करो। The relative number Sir, and 6 size point of atom atoms combine are into constant ratio. in a given compound. Sir. हाँ, तो अब इसमें क्या बोला गया कि ये जो है कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, देखा था। Yes sir. तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है कि जब भी ये कंबाइन करेंगे तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, यानी कि ये जो हमारा जो होल नंबर रहेंगे ये फिक्स रहेंगे। ये नहीं कि एक बार H2O बन गया किसी कॉम्बिनेशन में, अब दोबारा जाओगे तो किसी दूसरे में बनेगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब जो 6 हो गया, ये कौन सा लॉ स्टेट करता है? So law of constant The proportion. law of constant proportion. जब ये आपको पूछा जाए कि विच पॉइंट, तो आप ये पूरा लिख दोगे। ठीक है, Yes sir. वैसे देखा जाए तो ये 5th एंड 6th दोनों मिलाकर है, क्योंकि यहाँ पर होल नंबर्स लिए हैं और यहाँ पर कांस्टेंट लिए हैं। राइट, तो आप वैसे 5th एंड 6th दोनों मिलाकर लिखना, आप लिखना 5th एंड 6th दोनों की वैल्यू मिला देना, मतलब आप 5th एंड 6th मत लिखना, 5th वाली और 6th वाली दोनों कंबाइन करके पूरी बात लिख देना, क्योंकि यहाँ पर हमें ये भी पता लग गया कि होल नंबर्स में होते हैं और यहाँ पर पता लग गया कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, अब एक बार दोबारा से
6, देखो 6 ही पॉइंट्स हैं, ज्यादा तो नहीं है। No, sir. नो सर। अब जरा एक बार सभी बच्चे रीड करो, पहले से रीड करो। किसी बच्चे को किसी पॉइंट में डाउट आ रहा हो तो पूछ लो उससे। नो डाउट सर। ओके, तो अभी हम लोगों ने 3 चीजें करी। लॉ ऑफ, कौन बताएगा सबसे पहला? लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड? Law of constant proportion. लॉ ऑफ Third? एंड प्रपोज। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये 3 चीजें आपने करी। अब जरा देखो, क्या इतने टॉपिक के बाद इंटेक्स क्वेश्चंस आ गए? हाँ सर। कितने क्वेश्चंस हैं? 4. 4। 4। जरा 4 के 4 क्वेश्चन को रीड करो। क्या आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर आप नहीं कर सकते? बाद में आप होमवर्क में करोगे, पहले देख लो क्या इन चारों में से किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते, जितना नॉलेज अभी आपने लिया उसके बेस पर? सर इजी है, चारों इजी है। कोई बच्चा ऐसा है जो कहता है ये 4 दो तो वही है, क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन कम करा दिए। हाँ, तो सभी बच्चे देख लो। तो होता क्या है, जब भी हम कोई चीज पढ़ते हैं, जब उसके ऊपर क्वेश्चंस को करते हैं और उन क्वेश्चंस को आप बिना किसी आंसर के, जैसे मैडम ने लिखा दिया, मैंने लिखा दिया, किसी ने लिखा दिया, प्रोफेसर लिख दिया, तब आपने आंसर किया, इसका मतलब आपने सही तरीके से समझा ही नहीं था। लेकिन अगर आपने सिर्फ एनसीईआरटी की बुक की हेल्प से इन क्वेश्चंस के आंसर को प्रॉपरली आपने आंसर कर लिया, तो एक तो चीज क्या होगी, वो आपके अपने वर्ड्स होंगे, आपकी समझ के हिसाब से होंगे, आपको रटने की ज्यादा जरूरत नहीं होगी। ठीक है? और दूसरी चीज, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ आपने जो किया है वो आपको समझ आया है, तब तो वो साइंस कहलाती है। लेकिन आप लोग सोशल साइंस की तरह पढ़ते हो, समझ क्या रहे हो उस पर आप ध्यान नहीं देते, क्वेश्चन आंसर्स पे ध्यान देते हो, फिर उन्हें रटते हो, तो फिर वो साइंस नहीं सोशल साइंस हो जाती है। क्लियर सभी बच्चों को? चारों क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं तो आगे चल ले। यस सर। ओके, जल्दी से नेक्स्ट टॉपिक देखकर बताओ। व्हाट इज एन एटम? एटम। अब फिर से हम लोग एटम पर आते हैं। तो हमने देखा था, अभी डेल्टन ने भी बता दिया, सभी ने बता दिया, ये क्या है, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। क्या होता है ये? स्मॉलेस्ट पार्टिकल। स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, और ये इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है कि हम इसे अपनी नेकेड आईज से देख भी नहीं सकते, इतना ज्यादा स्मॉल होता है। जैसे अगर मैं ये पॉइंट बना देता हूं, अब इस पॉइंट के हजारों टुकड़े कर दो जरा, क्या मिलेगा? तो इतनी जो छोटी चीज होती है कि वेरी स्मॉल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। तो एटम की डेफिनेशन आपके पास बिल्कुल सिंपल सी है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इतनी चीज याद रखो, बाकी आप किसी भी तरीके से लिखो। ठीक है? जरा रीड करो क्या लिखा है आपकी बुक में। सर हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड, कुछ ऐसे ये दिया सब नहीं, केवल डेफिनेशन देखो। definition. The building blocks of all matter are atoms. है The building blocks of all metal बिल्डिंग ब्लॉक। matter. अब बिल्डिंग ब्लॉक, अब देखो क्या लिखा है, ये वाली डेफिनेशन तो अच्छी इंपॉर्टेंट है। इसने बोला बिल्डिंग ब्लॉक्स, अब ये क्यों ज्यादा अच्छा है? वैसे तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल वेरी गुड, कॉल्ड ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम, लेकिन बिल्डिंग ब्लॉक क्यों इसमें इंपॉर्टेंट? क्योंकि आपने ये देखा है सारे building जो blocks सेम है। सेम नहीं, नहीं, इसको ऐसे समझो, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि कोई भी सब्सटेंस जो बन रहा है, जो मैटर बन रहा है, वो बन किससे रहा है? एटम से ही मिलकर बन रहा है। अगर एटम्स ना हो
तो क्या कोई भी चीज जो हमें नजर आ रही मैटर के फॉर्म में, क्या नजर आएगी? No, sir. नहीं नजर आएगी। इसका मतलब बिल्डिंग ब्लॉक सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है कौन सा? तो बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये डेफिनेशन ज्यादा अच्छी है। सो एटम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स, तो ये वर्ड याद रखो, ठीक है। किसी भी मैटर के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन है? एटम्स है। वैसे ये भी डेफिनेशन है ठीक, बट ये बिल्डिंग ब्लॉक्स अकॉर्डिंग जो हमारा चैप्टर, जो हमारा सिलेबस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग से ये वाली डेफिनेशन याद कर लो। एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर या सब्सटेंस। समझ में आई बात? Yes, sir. यस सर। ओके, बाकी जो कुछ लिखा है वो सब कथा है, पढ़ लो, उस केवल रीड करने का। नेक्स्ट टॉपिक देखो। सर हाउ बिग आर एटम्स, वो अभी स्किप कर दो। अब देखो, ये भी आपको मैं समझा दूं इसको। अब उसने थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश की। हाउ बिग मतलब हमें एक इमेजिनेशन होना चाहिए कि जो एटम्स है ये लगभग कितने बड़े हो सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिया कि एक पॉइंट लो, इसके हजारों टुकड़े कर दो, तो वो जो स्मॉलेस्ट चीज मिलेगी वो आपको पार्टिकल मिलेगी। फिर आप इसको और इमेजिन कर पाए, इसके लिए इन्होंने एक टेबल दी है, देखो शायद Yes, है आपकी बुक में नीचे एक टेबल। अब उस टेबल में इन्होंने कुछ चीजें ली हैं। तो एप्पल तो हमें नजर आता है ना, yes, sir. एप्पल या लेमन ले लें, ये भी हमें नजर आता है, नींबू या एप्पल। तो ये तो हमें नजर आता है इतना बड़ा, और वाटरमेलन तो बहुत ही बड़ा होता है, ये भी हमें नजर आता है। अब इन्होंने इसको कंपेयर करते हुए एक टेबल बनाई है, तो उसको उन्होंने कंपेयर करके बनाया। तो सबसे पहले बताओ क्या लिखा हुआ है टेबल में? सर एटम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे छोटा पार्टिकल होता है, तो सबसे पहले उन्होंने हाइड्रोजन को लिखा है। इन्होंने कहा देखो जरा कितना छोटा हो सकता है। तो हाइड्रोजन के आगे बताओ कितना लिखा हुआ है? सर 10 - 10। 10 टू द पावर माइनस 10 -10. -10। अब इसका मतलब समझ सकते हो? सर 10 पावर मतलब -10 -1 कुछ मुझे बहुत ज्यादा है। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसको काउंट करूं, जैसे हम लोग यहाँ लिखते हैं वंस, फिर लिखते हैं टेंस, फिर लिखते हैं हंड्रेड्स एंड थाउजेंड, ऐसे ही करते करते 1 2 3 4, जो 10th प्लेस पर पहुंचेगा, 4th प्लेस पर 1000 आता है, 10th प्लेस पर क्या पहुंचेगा शायद हमें काउंटिंग भी नहीं आती हो। काउंटिंग आती है मैं 10th प्लेस पर, जैसे 4th प्लेस पर 1000 पहुंच गया, 10th प्लेस पर क्या पहुंचेगा बताओ? आती किसी को यहाँ तक काउंटिंग? Sir, billion शायद, million या billion. सर मतलब मिलियन, सर मिलियन कम है, ट्रिलियन। मतलब ट्रिलियन ट्रिलियन की बात हो जाती है। नॉर्मली हम वहां तक की काउंटिंग करते ही नहीं है। सर इतना let's say डिवाइड करते हैं। अगर हम ये मीटर में लिखा हुआ ना, मीटर में, ये मीटर में है कि सेंटीमीटर में? सर ये मीटर में। Meter में. मीटर में। तो 1 मीटर इतना बड़ा होता है, उस मीटर के अगर मैं इतने डिवाइड कर दूं इक्वल पार्ट्स, इतने सारे पार्ट्स करूं, तब जाके मिलेगा हमें एक हाइड्रोजन का छोटा सा साइज। यानी कि जो ये रेडियस है कि डायमीटर है? सर रेडियस। रेडियस। यानी कि जो हाइड्रोजन है, सोचो ये जो हाइड्रोजन है कि जो ये रेडियस होगी, 1 मीटर के इतने टुकड़े करेंगे। नाउ यू कैन इमेजिन कि क्या हमें मिलेगा। तो इस तरीके से फिर उन्होंने थोड़ा बड़ा 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 करते हुए आपको वाटर मॉलिक्यूल है। दिखाना। तो ये अब आप एटम की बात करी उन्होंने एक, फिर उन्होंने कुछ मॉलिक्यूल्स की बात करी। इससे हमें एक इमेजिनेशन बन सकता है कि किसका कितना बड़ा साइज होता है। तो ये आपको इमेजिनेशन करने के लिए ये पूरी बात बताई गई। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा नॉर्मली, राइट? लेकिन क्या होता है, कितना बड़ा हो सकता है, तो ये आपको एक आइडिया लग जाए। तो जब भी आप बात करते हैं एटम्स की या मॉलिक्यूल की, तो आपके माइंड में आना चाहिए कितनी छोटी चीज है। ठीक है? यस सर। सर मैंने ना प्रवीण सर को अपना मैथ का पेपर भेजा था, एक बार ही चेक करते ना। ओके, मैथ्स का पेपर क्या एग्जाम में जो हो गया एग्जाम आपका? मैथ का हो गया, आज ही हुआ सर। सर इतने हुआ? बेसिक थे सर, बहुत इजी थे। चलो, इजी थे तो फुल मार्क्स आने चाहिए। हाँ सर वो आ जाएंगे, बहुत बेसिक क्वेश्चन थे। चलो ठीक है, अगर नहीं आए सर तो पिटाई होगी। कोऑर्डिनेटर का सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया, and वो भी वो आया 1:2:3:4 वाला। चलो फिर तो मजे हो गए, बल्ले बल्ले आपकी है। यस सर।
चलो अब जरा देखते हैं कौन कौन बच्चा यहाँ पर प्रेजेंट है। ऑनेस्टी से बिना बुक देखे जो बच्चा बता देगा अभी हमने कौन कौन से टॉपिक करे, तो मैं समझ जाऊंगा वो बच्चा यहाँ पर इन्वॉल्व। कौन बताएगा सारे टॉपिक, केवल नाम बताने हैं, बताओ। सर पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, of constant proportion, Dalton atomic theory, what is atom, how big is it? हाँ वेरी गुड, चलो इसका मतलब आप हो यहाँ पर। अब नेक्स्ट टॉपिक बताओ जल्दी से बुक के हिसाब से। So next topic है what are the modern day of symbol of atom of different elements? ओके, अब हम यहाँ पर बात करते हैं सिंबल्स की। तो स्टार्ट में क्या था, जब ये सारे डिस्कवरी हो रहे थे, जब ये एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे कि हाइड्रोजन आ गया, कार्बन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, ऑक्सीजन, क्योंकि ये पहले नहीं पता थे, धीमे धीमे डिस्कवरी हो रही थी। तो जब डिस्कवरी होने लगी तो डिस्कवरी में क्या हुआ कि इनके जो नेम थे, हाइड्रोजन आप लिखोगे तो बड़ा सा दिखेगा, आप ये जो नाम बड़े बड़े लिखोगे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, तो साइंटिस्ट ने बोला यार इसको ना छोटा करके लिखा जाए, इनको कुछ सिंबल दे दिए जाए। तो स्टार्ट में कुछ सिंबल देने की जरूरत हुई, तो बड़े अजीब अजीब से सिंबल, ऐसे साइन बनाया गया, कहीं ऐसे साइन बनाया गया, कहीं ऐसे बनाया गया, मर्सिडीज जैसे ऐसे मार्क साइन बन गए। तो स्टार्ट में कुछ इस तरीके के सिंबल्स बनाए गए, लेकिन ये सिंबल्स अप्लाई नहीं हो पाए ज्यादा, क्योंकि ये देखा गया ये तो और टफ हो गए। तो जब ये हट गए तो कुछ नए तरीके के सिंबल्स बनाए जो अभी तक चल रहे हैं, जिनको मॉडर्न बोलते हैं। जैसे उन्होंने बोला भाई देखो हाइड्रोजन है मान लो, तो बोले भाई ये जो हाइड्रोजन है इसको आप पहला लेटर ले लो, कैपिटल लेटर, तो हाइड्रोजन को एच से लो। इसी तरीके से ऑक्सीजन है, तो इसको आप सिंबल बना लो, ओ बना लो। अच्छा आगे चलकर कभी कभी क्या हुआ, कॉमन हो गया, जैसे मान लो हीलियम आ गया मान लो। अब बोले अब क्या करें, अगर हम यहाँ लेंगे तो यहाँ, तो बोले इसके दो लेटर ले लो, पहला वाला कैपिटल लो और दूसरा वाला स्मॉल ले लो, तो हीलियम बन गया। ऐसे ही मान लो उन्होंने कार्बन का लिया, सी, अब पता चला क्लोरीन भी आ गया, तो बोले अब क्या करें, तो बोले इसका जो है सी ले लो और एल ले लो, एच इसका साइलेंट रहता है, तो कैपिटल सी स्मॉल एल ले लो, क्लोरीन बन गया। अच्छा तीन लेटर उन्होंने बोले कभी मत लो। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि जैसे मान लो आपने लेटर लैटिन के ले लिए, अलग इंग्लिश के नहीं लिए, जैसे कि Na, ये हम लोग सोडियम का लेते हैं। अब आप कहोगे सर सोडियम में तो ये कुछ भी नहीं है, ना तो एस है ना ओ है, कुछ भी नहीं है, इन्होंने Na कहाँ से ले लिया। तो ये आपकी अदर लैंग्वेज हो गई, उसमें हम लोग इसको बोलते हैं नाइट्रियम लैटिन लैंग्वेज में, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी लिए गए जिनको इंग्लिश लैंग्वेज ना लेके लैटिन से लिया गया, जैसे कि AU गोल्ड का, AG सिल्वर का, PB लेड का। तो जैसे ही आपको ऐसे लगे कि कुछ अजीब से नाम है, मैच नहीं कर रहे, हाँ अर्जेंट अब कुछ इनके, है। हाँ इनके नाम भी याद कर लेना आप, है ना, कि जैसे सोडियम को नेट्रियम बोलते हैं, AU को गोल्ड, गोल्ड के लिए क्या बोलते हैं, यानी कि उस लैंग्वेज में इनका नाम क्या था ये याद कर सकते हो, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या तरीका अपनाया गया, या तो पहला लेटर कैपिटल, या पहला लेटर कैपिटल और दूसरा स्मॉल, या लैटिन लैंग्वेज, राइट। तो इस तरीके से आपकी एक सिंबल की टेबल है जो कि आपको याद करनी है, लर्न करनी है। कितने एलिमेंट्स हैं देखो बुक में सर कितने हैं, उसमें तो 20 हैं, बट 20। सर 4 में उसमें तो 18 तक है, हाँ 19 तक है सॉरी, जितने भी हैं हाइड्रोजन कैल्शियम तक। कम से कम जितने आपकी टेबल में है फिलहाल एनसीईआरटी में, कम से कम उतने तो आप लोग याद ही कर लो। सर एटॉमिक मास भी याद है। अब इसके बाद सिंबल्स में किसी को डाउट तो नहीं, No, sir. अच्छा सिंबल्स तक करने के बाद इंटेक्स एक्सरसाइज तो नहीं आई अभी, नहीं सर कुछ सिंबल है फिर एटॉमिक मास। चलो अब हम बात करते हैं एटॉमिक मास की।
अब देखो, अभी हमने बात करी थी एटम्स बहुत छोटा है। अच्छा, अब जरा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। आप लोगों ने कभी एप्पल परचेज किए मार्केट में? यस सर। मान लो आपने 2 kg एप्पल्स लिए, तो जब वो अपना तराजू ऐसे ऐसे इस पर जब वेट करता है, चाहे तो वो, अब आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, ये वाले नहीं होते ज्यादातर, तो जब वो यहाँ पर वेट करता है तो क्या एग्जैक्ट 2 kg करता है या कुछ 2 पॉइंट समथिंग कर लेता है? सर पॉइंट ऊपर करते थे कि हम बोले ना है कुछ। ना, है ना, नहीं से हम कुछ बोले ना तो 2 की जगह अगर हम नीचे करें, तो अगर हम 2.05 देख लेंगे तो हम सेटिस्फाइड रहेंगे, ऐसे होता ना। यस सर। इसका मतलब वो ये मानता है कि 0.05 नेग्लिजिबल। क्या मानता है? 0.05 negligible. है ना, 0.05, 0.25 जो भी है, मतलब एक एग्जांपल है, मान लो 15 कुछ भी, तो ये इतनी वैल्यू को नेग्लिजिबल मानता है। अब जरा बात करो एटम की। एटम कितना छोटा है? सर इससे कई 0.00000 ना जाने कितना छोटा है। एटम तो इतना ही छोटा है ना, यानी कि जो चीज हम यहाँ पे नेग्लिजिबल कर देते हैं प्रैक्टिकली, एटम तो उससे भी बहुत छोटा है कि नहीं? यस अब बताओ उसका मास लाओगे क्या उसका मास आ सकता है? नहीं सर। तो इतनी छोटी चीज है, इतनी कहाँ से हम कौन सा वेट बनाएंगे उसका? तो बेसिकली किसी भी एटम का मास नहीं होता है। लेकिन अब यहाँ पे ऐसे समझो, सपोज मैंने एक तरफ यहाँ पर कोई एक्स एटम रखा और दूसरी तरफ दूसरे एटम रखे, जिससे ये बैलेंस हो जाए। तो बैलेंस हो जाए तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई इसका इतना वेट है, यही तो बोलते हैं ना। यस सर। अच्छा, तो बेसिकली किसी भी एटम का कोई मास नहीं होता, लेकिन इस तरीके का कोई अगर बन जाए तो उसको हम लोग यूनिट मान लेंगे। अगर ऐसा कुछ बन जाए तो हम उसे यूनिट मानेंगे। तो बेसिकली हम लोग जो कोई भी एटम्स होता है उसका मास नहीं होता, लेकिन उसका यूनिट होता है। तो एटॉमिक मास जो है यूनिट के अकॉर्डिंग चलता है, और उसमें ये हम लोग देखते हैं कि किसी भी एटम्स का किसके इक्वल है। फिर इसमें बहुत बड़ी लड़ाई है। स्टार्ट में पहले हाइड्रोजन माना गया, फिर बाद में आके कार्बन आया, ऑक्सीजन आया, ऐसे सब चलते रहे। लेकिन बाद में हर एक ने कार्बन 12 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आगे चलकर आइसोटोप्स, आइसोबार्स जब आए तो सर कार्बन इसमें अलग भी का। दिया कार्बन 12 आइसोटोप। हाँ, तो बाद में हम कोई दूसरा भी हो सकता है। तो बाद में सारे साइंटिस्ट इस बात पर आए कि भाई देखो, कार्बन एटम का जो C12 वाला है, इसका अगर मैं 1/12 पार्ट ले लेता हूँ, सॉरी कार्बन, हाँ ठीक है, पार्ट ही लिखा था मैं। तो सारे साइंटिस्ट लोगों ने जो यूनिट माना, वो ये माना कि भाई कार्बन 12 का जो 1/12 पार्ट है, वो ये सपोज कर लिया गया, ये इक्वल है सभी के 1 यूनिट के। यानी कि किसी कार्बन एटम के 12 पार्ट करो, वो जो आएगा वो 1 यूनिट माना जाएगा, और उसी से हम लोग सभी को काउंटिंग करेंगे। तो इसका मतलब है कार्बन एटम का 1/12 कर दो तो हाइड्रोजन के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना बन गया? 1 बन गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आप क्या करोगे, यानी कि कार्बन का, यानी कि C12 का जब आप 12th पार्ट लोगे, एक तरफ ये रखोगे, एक तरफ हाइड्रोजन रखोगे, तो दोनों बैलेंस हो जाएगा। तो आप कहोगे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है। फिर आपने एक तरफ कार्बन 12 का 12 पार्ट रखा और एक तरफ यहाँ पर ऑक्सीजन रखा, तो आप देखोगे ऑक्सीजन रखते रखते यहाँ पर कितने पार्ट आ गए? 8। तो आप कहोगे भाई ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है कितना है? 8 है। तो इस तरह से फिर बीच में बहुत बड़ी कहानी है, वो आप लोग रीड कर लेना। ऑक्सीजन को क्यों नहीं माना गया, हाइड्रोजन को क्यों नहीं माना गया, कार्बन को ही क्यों माना गया, ये पूरी कहानी है, अपनी नॉलेज के लिए पढ़ना है, उससे कोई क्वेश्चन नहीं बनता। अब डेफिनेशन केवल आप याद रखोगे। तो देखो जो डेफिनेशन है 1 एटॉमिक मास की कार्बन 12 वाली, जरा रीड करो। सर बहुत बड़ी है ये तो। नहीं, एक लाइन वाली पढ़ो, बीच में आगे लिखी। अच्छा सर वो वाला, however in 1961 for a universally accepted atomic यूनिवर्सली, mass। जो हाँ, जहाँ पर यूनिवर्सली वो भी छोड़ दो, उसके आगे वाली पढ़ो।
carbon 12 isotope was chosen as the standard reference for measuring इंग्लिश में वो atomic उसके mass. आगे और इसके One आगे atomic mass unit is the हाँ, यहाँ mass. से याद रखोगे 1 एटॉमिक मास, सिर्फ यहाँ से आगे पढ़ो। One atomic mass unit is a mass unit equal to exactly 1/12 the mass of one atom of carbon 12. The relative बस atomic masses बस all बस 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 नहीं, बस इतना ही याद रखना है। तो इसको अंडरलाइन कर लो 1 से लेके कार्बन 12। डेफिनेशन सिर्फ इतनी याद पर रखनी आपने है। पहले भी बाकी- करा रखे हैं। हाँ, तो बाकी की सारी चीजें आपको अपनी नॉलेज के लिए पढ़नी है और समझना है। किसी भी एटम का कोई बेसिकली मास नहीं होता, लेकिन यूनिट मास हमने बनाया। वो यूनिट मास पहले बहुत से साइंटिस्ट ने अलग अलग एटम्स को लिया था, बट अब आज की डेट में जो C12 होता है, C12 का जो 12th पार्ट होता है, उसको 1 यूनिट माना जाता है मास के लिए। ठीक है, ओके सर। चलो, किसी बच्चे को डाउट इसमें एटॉमिक मास में? नो सर। ओके, तो आगे चलते हैं। देखो जरा इंटेक्स्ट क्वेश्चंस आ गए क्या? नहीं सर, अभी एक टॉपिक सर एक आया है, डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट, व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विद नेकेड आईज? हाँ, देखो पहला क्वेश्चन आया, कौन कौन इस क्वेश्चन को कर लेगा आंसर? ये सब आप होमवर्क में करके भेजोगे जितने भी इंटेक्स्ट है। 4 पहले आया, 3 आया, कर लोगे? यस सर। तो 4 क्वेश्चन Yes, वहां sir. हो गए, 1 क्वेश्चन यहाँ हो गए। ये 5 क्वेश्चन आप लोग मुझे होमवर्क में सेंड करोगे। आगे का टॉपिक बोलो। यहाँ 2 क्वेश्चन है। 2 है, दूसरा भी समझ आ रहा है? हाँ सर, व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विद नेकेड आईज? हाँ, तो ये दोनों क्वेश्चंस आप 2 ये 4 वो 6 क्वेश्चंस मुझे इंटेक्स्ट क्वेश्चन करके भेजोगे। ईमानदारी रखना, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बुक को रेफर करोगे और कुछ नहीं, है ना? चलो नेक्स्ट आप टॉपिक बोलो। व्हाट इज अ मॉलिक्यूल? अब बात करते हैं मॉलिक्यूल की। मुझे लगता है अभी तक हम सभी को एटम समझ में आ चुका होगा। यस सर। यस सर। ठीक है, हम समझ गए कि किसी भी मैटर का जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो एटम है। अब अगर ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है तो बिल्डिंग ब्लॉक से क्या बनता है? सब्सटेंस बनता है, और सब्सटेंस का अगर कोई बिल्डिंग ब्लॉक है तो मॉलिक्यूल है। राइट, मतलब क्या हुआ कि पहले अगर हम आज हम वाटर देखते हैं H2O, तो ये जो हमें नजर कब आता है? जब पहले जो बिल्डिंग ब्लॉक थे जिनको एटम्स बोला गया था, तो हाइड्रोजन के बिल्डिंग ब्लॉक्स आए, ऑक्सीजन के बिल्डिंग ब्लॉक्स आए, इनका केमिकल कॉम्बिनेशन हुआ, और जब ये पहले कंबाइंड हुए तो इनका एक मॉलिक्यूल बना। राइट, तो ये आपका एक मॉलिक्यूल होता है, और फिर जब ये हजारों लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स आते हैं तब हमें ये सब्सटेंस नजर आता है एज ए वाटर, नहीं तो ये हमें नजर ना आए। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल 2 तरीके के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है आपके मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, जैसे हाइड्रोजन जो होता है इसका एटम होता है H, ये कभी H के फॉर्म में नहीं रहता, ये हमेशा मॉलिक्यूल बनाता है और हमेशा H2 के फॉर्म में रहता है। राइट, इसी तरीके से ऑक्सीजन होता है O, लेकिन ये भी हमेशा O2 के फॉर्म में रहता है। तो जो आपके एलिमेंट्स होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स ये कहलाते हैं, जिसमें सिंगल, हाँ वो अलग बात है, कुछ कुछ सिंगल भी रहते हैं, जैसे कार्बन अकेले ही रहता है, अपने आप में अकेले रहता है। राइट, तो एलिमेंट्स का मतलब है जिसमें सेम एटम के कॉम्बिनेशन आपके रहेंगे, तो वो मॉलिक्यूल कहलाएगा एलिमेंट्स के, और ये मॉलिक्यूल कहलाएगा आपका कंपाउंड का, क्योंकि ये अलग अलग है। तो 2 तरीके के मॉलिक्यूल्स होते हैं, कंपाउंड का और एलिमेंट का। ठीक है, इसको आप प्योर और कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, प्योर एंड मिक्सचर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूल समझ में आता है सबको? यस सर। तो Na अलग है, Cl अलग है, आपस में कंबाइन कर लिया, जो सबसे पहला ब्लॉक बना सब्सटेंस का NaCl, वो NaCl एक हो गया। अब बहुत से हजारों लाखों NaCl आएंगे तो आपको ये बन जाएंगे। अब जरा डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन में जैसे लिखा है सिर्फ वही लिखोगे। डेफिनेशन रीड करो। A molecule is in general a group of 2 or more atoms that are एक chemically सेकंड bonded together. एक सेकंड दोबारा से पढ़ो। सर ये A डेफिनेशन molecule is in general a group of 2 or more atoms that are 2 chemically और bonded together.
यानी कि पहली बात तो क्या है, या तो कम से कम 2 हो या मोर हो। हाँ सर इसमें और है, बड़ा वाला है अलग से। हाँ दोनों बताओ। A molecule can be defined as the smallest particle of an element or a compound that is capable of an independent existence and shows all the properties of that substance. मतलब क्या है कि जब तक ये H अकेले रहता है तब तक ये एक तरीके से एग्जिस्ट नहीं कर पाता, तो इसको एक ऐसे फॉर्म में आता है जिससे कि ये एग्जिस्ट कर सके। तो H हमारा H2 बन जाता है, ये एलिमेंट का हो गया। या वाटर की बात करें तो जब ये H2O हो गया तब ये एग्जिस्ट कर पाएगा, नहीं तो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो चाहे कंपाउंड का हो चाहे तो एलिमेंट का हो, ये उस फॉर्म में रहता है स्मॉलेस्ट जिसमें ये एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब अकेला H एग्जिस्ट नहीं करेगा, अकेला O नहीं करेगा, लेकिन H2 एग्जिस्ट कर पाएगा, O2 एग्जिस्ट कर पाएगा, H2O ऐसे वाटर नहीं एग्जिस्ट करेगा, लेकिन H2O एक मॉलिक्यूल रहेगा, फिर बहुत से हो जाएंगे फिर एग्जिस्ट करेगा वाटर। तो इस तरीके से आपको जो डेफिनेशन दी है मॉलिक्यूल की, ये दूसरी वाली, ये पूरी अंडरलाइन कर लो, इसको लर्न कर लो, जो आरंभ में पढ़ी है अंडरलाइन करो सभी लोग। अंडरलाइन करने के बाद एक बार पूरी तरीके से रीड करो। कोई ऐसी चीज है जो आपको इसमें समझ नहीं आ रही हो? नो सर। चलो अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बोलो जरा, क्या है? So molecules of element. वो तो एक ही बात है, इसी में आप ये तो मैंने समझाई दिया, मॉलिक्यूल्स एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं, कंपाउंड There is the molecules of compound. जो भी है, तो वो एक ही चीज है, वो दोनों को आप अलग अलग याद कर लो। जवाब देना तो दोनों का ही दे देना ना डेफिनेशन। Yes sir. So then what is an ion? अब यहाँ पर आयन की बात आ गई। अब बेसिकली क्या होता है, ये जितने भी एटम्स होते हैं, चाहे हाइड्रोजन हो चाहे ऑक्सीजन हो नाइट्रोजन हो कार्बन हो, इन सबकी एक आदत होती है, एक हैबिट होती है। और वो हैबिट ये होती है, इनका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है ना। चैप्टर नंबर 4 पढ़ चुके हो तो आपको समझ में आ रहा होगा Yes. आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होता है उसमें ये सभी लोग चाहते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। कितने चाहते हैं? 8. और So उसकी जब capacity तो ज्यादा है ना? हाँ, जब उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं तो इसके लिए वो किसी दूसरे एटम को या तो 1 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं या ले लेते हैं। ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो जब कभी भी कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को या तो रिसीव करे, ठीक है, या डोनेट करे, ऐसा करने से ये या तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है या निगेटिवली चार्ज हो जाता है। अगर कोई डोनेट कर देता है तो डोनेट करने पर ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, रिसीव करने पर ये निगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो अल्टीमेटली आपको बस इतना याद रखना है कि आयंस आर द पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। एटम हमेशा कैसा होता है? न्यूट्रल। लेकिन आयंस कैसे होते हैं? चार्ज पार्टिकल्स, चाहे पॉजिटिवली चार्ज हो चाहे नेगेटिवली चार्ज हो। होते क्यों हैं? इस रीजन से होते हैं, राइट। तो आपको ये रीजन पता है लेकिन ये नहीं लिखना, आपको सिर्फ इतना लिखना आयंस में चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड आयंस। ठीक है, डेफिनेशन में देखो जरा क्या लिखा है। The charged species are known as ions. फिर बहुत डिटेल सर एनियन cation कुछ सही नहीं, केवल आप पार्टिकल्स, ये तो आपको बताया गया आयन चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, आपको सिर्फ डेफिनेशन देना है चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड आयंस। सर तो एनियन cation या कैटियन क्या है? नहीं वो सब नहीं लिखना है, आगे आओ। सर देन आगे राइटिंग एंड केमिकल फॉर्मूला। नहीं तो इसमें बेटा डेफिनेशन लिखी होगी, फिर आपने पढ़ा नहीं, चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स लिखा होगा कहीं ना कहीं, आयंस। हाँ सर ये तो पढ़ लिया, बट मैं नीचे बता रहा हूँ। हाँ नहीं, वो नीचे तो आपको बताया कि क्यों बनते हैं। अच्छा तो लेकिन वो बताने नहीं आपको, वो खाली यहाँ समझना है कि हाँ ऐसा क्यों होता है। और एनायन, अच्छा एनायन और कैटायन लिखा हुआ क्या?
Yes, sir. ओके, तो यहाँ पर आपको बताया गया है हाँ कि सर। जो पॉजिटिव, हाँ, तो जैसे मैंने पॉजिटिव बोला और निगेटिव बोला, तो पॉजिटिव वाले का देखो क्या नाम बताया गया है, एनायन। निगेटिव वाले का क्या नाम बताया गया है, Cation. तो ये याद रखना है, राइट। सर जो पॉजिटिव, नेगेटिव हाँ, जो भी है याद कर लेना। तो जो आयन है हमारे पॉजिटिवली चार्ज हो या नेगेटिवली चार्ज, दोनों ही आयन है, लेकिन इसको नाम एनायन है और इसको नाम कैटायन है, तो ये याद कर लेना, ठीक है। Yes, sir. एनायन कौन सा होता है, जल्दी बताओ, यस सर। Negative कौन charge. सा, पॉजिटिव, सर नेगेटिव। और पॉजिटिव वाला कौन सा होता है, Cation. कैटायन। इनको याद कर लेना। कैटायन। चलो नेक्स्ट टॉपिक, राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। ओके। अभी तक इंटेक्स एक्सरसाइज तो नहीं आई, और नहीं सर, नहीं है, एक्टिविटीज नहीं है। राइटिंग केमिकल फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट ये अब होगी जहां पर कुछ वैलेंसी गिवन होगी, ठीक है। वो टेबल आपको याद रखनी है, सिंबल आपको याद होने चाहिए। अब अगर आपको सिंबल और प्रॉपर्टीज ये दो चीजें याद है, तो आप किसी का भी फॉर्मूला लिख सकते हो। अगर आपको नहीं आता तो नहीं लिख सकते हो। जब वैलेंसीज लिखा होता है तो कभी प्लस लिखा रहता है, कभी माइनस, तो ये भी आप देख लेना कहाँ प्लस है कहाँ माइनस। तो जब कभी हम किसी का फॉर्मूला बनाते हैं, जैसे मान लो उसने बोला हमें सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाओ, सपोज इसका बनाना है, तो आपको पता होना चाहिए इसमें पॉजिटिव कौन होता है, नेगेटिव कौन होता है। आपको पता चला Na पॉजिटिव होता है क्योंकि इसकी वैलेंसी आप देखेंगे पॉजिटिव होती है। क्लोरीन आप देखते हो, क्लोराइड, अब देखो यहाँ पर ध्यान दोगे, एलिमेंट का नाम है क्लोरीन, लेकिन जब क्लोरीन किसी के साथ जाकर अपना कंपाउंड बनाता है तो उसका नाम क्लोराइड पड़ता है। ऑक्सीजन जाकर किसी के साथ बढ़ाता है तो उसका नाम ऑक्साइड पड़ता है। तो जब भी क्लोराइड है इसका मतलब ये किसके साथ है, क्लोरीन के साथ। पॉजिटिव होता है सोडियम, लेफ्ट में लिखेंगे, नेगेटिव होता है क्लोरीन, राइट में लिखेंगे। फिर इसकी वैलेंसी देखेंगे, 1 प्लस नहीं लिखना है क्योंकि पहले लिखा है तो प्लस है। इसकी वैलेंसी देखेंगे 1, इसको क्रॉस करके लिखेंगे, ये इधर चली जाएगी, ये इधर चली जाएगी, तो आएगा Na1Cl1। अब 1 1 लिखा नहीं जाता तो इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया NaCl, राइट। अब अगर आपको पता ही नहीं है कि सोडियम पॉजिटिव होता है, पहले लिखो, क्लोराइड क्लोरीन को बोलते हैं इसलिए इधर लिखो, तो आप बना ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये अब आपका हाइड्रोजन सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला बन गया। अगर आपको ये वैलेंसी नहीं पता होगी तो भी नहीं बना पाओगे। तो ये अब आपको याद भी करना है, और आपकी बुक में बहुत से एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, इन सारे एग्जाम्पल से आपको और समझना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, जो आपके 4-6 क्वेश्चंस हो गए इंटेक्स में, ये भी आपका होमवर्क हो गया। अब दोनों तरह से पूछा जा सकता है, ये आपको ये नेम दे देगा तो कहेगा फॉर्मूला बताओ, या आपको ये फॉर्मूला दे देगा कहेगा नेम बताओ। दोनों तरीके से आपको प्रैक्टिस, नेम दिया हो इस तरह से फॉर्मूला बनाओ, और अगर आपको ये फॉर्मूला दिया हो तो आप इसका नाम बता सको, ठीक है। Yes, कैसे आएगा ये, सर। कैसे आएगा आपको ये, सर दोनों की वैलेंसी जब नीचे आप लिखेंगे, जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे, जब प्रैक्टिस, देखो डायरेक्ट याद करने की कोशिश मत करो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, टेबल याद करने बैठ जाते हैं। पहले टेबल मत याद करो, आप किसी को करो और टेबल देखो, फिर करो फिर टेबल देखो, फिर करो फिर टेबल देखो, फिर करो फिर टेबल देखो। आपको ऑटोमेटिकली ऐसा फील होगा कि अब आपको Na के लिए या Cl के लिए देखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। उसको हम बोलते हैं याद होना या कमांड। समझ गए। yes, sir. तो Yes, जितने sir. एग्जाम्पल्स हैं उन एग्जाम्पल्स को आप करें, उनके जब आप फॉर्मूले बनाएं, आपको सिंबल नहीं आते कोई बात नहीं, आप पीछे से देखो, आपको वैलेंसी नहीं पता कोई बात नहीं, आप पीछे से देखो, लेकिन जब आप बार बार करोगे आप देखोगे आपको ऑटोमेटिकली याद होगी। जब वो ऑटोमेटिकली याद होगी वो आपको कमांड रहेगी। और अगर आप सोचोगे हम पहले टेबल याद करें, बहुत से बच्चे तो इसी में बैठे रहते हैं, इतनी बड़ी टेबल कौन याद करे, इस चक्कर में वो कभी करते ही नहीं। तो आपको कभी भी टेबल याद नहीं करनी, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं,
जब भी आप क्वेश्चंस करो, आपको सिंबल नहीं पता बुक से देखो, आपको वैलेंसी नहीं पता बुक से देखो, लेकिन बार बार करो, आपको ऑटोमेटिकली आपको फील होने लगेगा, एटलीस्ट 9th स्टैंडर्ड पे जितने यूज हो रहे हैं उनके आपको याद हो जाए। फिर उसमें आप ये भी देखना, कुछ ऐसे भी आपके आएंगे जिनकी वेरिएबल बैलेंसी होगी, यानी कि जिनकी वैलेंसी एक से ज्यादा भी होंगी, उनको आप समझेंगे ये कैसे होगी। फिर ये भी देखेंगे कि कुछ जैसे यहाँ पर आपने देखा सोडियम या क्लोरीन, ये एलिमेंट्स हैं, लेकिन आपको इस तरीके के भी हो सकते हैं, SO4, ये भी अपने आप में पूरा, यानी कि ये आपके मल्टी एटॉमिक, पॉली एटॉमिक जिसको बोलते हैं, पॉली एटॉमिक भी हो सकते हैं। हाँ, ये आपके मोनो एटॉमिक है, लेकिन ये पॉली है, इसमें बहुत से हैं। तो SO4, तो कभी कभी इस तरीके का भी आपको आएगा, तो आपको इनके बारे में पता होगी कि सल्फेट किसको लिखते हैं, SO4 को। कभी कभी सल्फाइट आएगा, SO3 को। कभी कभी सल्फाइड आएगा, S को लिखते हैं। तो ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस होंगी, मैं बताऊंगा तो आपको नहीं समझ आएगा। ये सारी चीजें जब आप करोगे बार बार, आपको प्रैक्टिस होगी कि कहीं पर आपको लिखकर आ गया हाइड्रोजन सल्फेट, अब आपको हाइड्रोजन सल्फेट आपको पढ़ना और रटने की जरूरत नहीं, आपको नहीं आता, आपने बुक में देखा, आपने देखा हाइड्रोजन को तो H लिखा गया है, लेकिन सल्फेट के लिए पूरा SO4 लिखा गया, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सल्फेट का मतलब ये होता है। फिर आपने यहाँ वैलेंसी देखी, नीचे देखा हाइड्रोजन की तो 1 ही है, इसकी 2 है, तो ये H2SO4 बन गया, H2SO4। जब आप ये करके सीखोगे तो आपको समझ आएगा, मेरे बताने से ये चीज समझ नहीं आ पाएगी आपको, राइट। तो आप जब देखोगे यार हाइड्रोजन सल्फेट का ये मतलब है, कहीं आपने देखा हाइड्रोजन सल्फाइड लिखा है, हाइड्रोजन सल्फाइड, अब आपको नहीं आता, कोई टेंशन नहीं, आप गए, आपने देखा हाइड्रोजन को H लिखा है और सल्फाइड है तो सिर्फ S लिखा है। फिर आपने देखा इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी 1 है, आपने देखा H2S बन गया, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ऐसे जब बहुत से आप प्रैक्टिस करोगे तो ये जो सारी चीजें हैं, सल्फाइड, सल्फाइड, ऑक्साइड, ये सारी चीजें, क्यूप्रस, क्यूप्रिक, ये सारी चीजें समझ आएंगी। क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, sir. All clear. तो सारे एग्जाम्पल पहले आप एनसीईआरटी के समझ लो, जब एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल समझ में आए तब आप इसकी और ज्यादा प्रैक्टिस करो, और ज्यादा अदर बुक से, गूगल से, बहुत से आप प्रैक्टिस करो, तो आपको ये कमांड हो जाएगा। आपके एग्जाम में ये जरूर आएगा 2 मार्क्स में, फॉर्मूले पर, ठीक है? Yes, sir. देखो इसके बाद इंटेक्शंस आ गए क्या? हाँ सर, आ गए। कितने क्वेश्चंस हैं? सर वो इंडेक्स क्वेश्चंस है 2, 4। 4, पहले 4 थे, 2 थे, और फिर उसके बाद 4 और हो गए। अभी तक टोटल कितने हो गए? 10 आपके ये हो गए, और अभी मैंने बीच में आपको और होमवर्क, ये सारी चीजें आपकी होमवर्क है। नेक्स्ट टॉपिक बताओ क्या है, हो सकता है तो करा दूं। और मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कंसेंट। मॉलिक्यूलर मास, सर इसके फिर 2 पार्ट है, मॉलिक्यूलर मास और मोल कंसेंट। और मोल कॉन्सेप्ट, ऐसे लिखा है? हाँ, एंड मोल कंसेप्ट, इसके बाद इनके 2 पार्ट हैं। एंड मोल कॉन्सेप्ट। अब देखो इसको समझ लो, मॉलिक्यूलर मास और मोल कॉन्सेप्ट को। अब जैसे यहाँ पर हमने नाम लिया H2O, ये हमारा एक वाटर का मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल। इसी तरीके से NaCl लिखो, ये आपका सॉल्ट का मॉलिक्यूल है। ऐसे आप किसी को भी लिख सकते हो, आप H2SO4 लिख सकते हो, ये आपका हाइड्रोजन सल्फेट का मॉलिक्यूल है। तो ये ऐसे डिफरेंट बहुत से जो हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं, जिसको केमिकल फॉर्मूला बोलते हैं, ये मॉलिक्यूल्स होते हैं। हमेशा जब भी हम फॉर्मूला लिखते हैं तो एक मॉलिक्यूल का ही लिखते हैं। तो अगर मैं ये जो वो है,
इसमें सभी के मास नंबर याद, अब ये भी आपको याद करना है, ये भी याद करना है। तो हाइड्रोजन का मास नंबर 1 होता है, आपको याद रखना है। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का 16 होता है, टोटल आ गया 18, ठीक, 18 यूनिट। तो ये जो आपका 18 यूनिट आ गया, ये आपका मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला यूनिट मास, दोनों एक ही चीज होती है, फॉर्मूला यूनिट मास। ठीक है, ऐसे में किसी का भी निकाल सकता हूं, मुझे याद होना चाहिए। NaCl का निकालना चाहता हूं तो मुझे मालूम होना चाहिए Na का कितना होता है 11, सॉरी 23। क्लोरीन का कितना होता है, कभी कभी 30.5 आपको दिया रहता है, नहीं तो आप 35 यूज कर सकते हो। ठीक है, मान लो 35 यूज कर लेता हूँ, तो टोटल कितना हो गया आपका 58 यूनिट। तो इस तरीके से मैं किसी का भी निकालना चाहूं, अगर मुझे हर एक का मास नंबर पता है तो मैं किसी का भी मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट कर सकता हूं। यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? नो डाउट सर। अच्छा, अब इसकी आगे की बात समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बोला है मोल कॉन्सेप्ट। अब जरा गौर से समझो सर इसका थोड़ा वो पड़ा है। ये जो, एक सेकंड पहले समझ लो, समझो, छोटी सी चीज समझो। ये जो आपका H2O है, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाला मैंने, कितना निकला था 18 यूनिट्स। क्या बोलते हैं हम इसे? 18 यूनिट्स। अगर मैंने NaCl का निकाला तो कितना यूनिट निकला? 58 यूनिट। अब 1 मोल किसको बोलेगा? मोल का कॉन्सेप्ट क्या है, अब समझ लो पहले 1 मोल क्या कहता है। इसने कहा कि मान लो आपने वाटर की बात करी, तो वाटर का जब आपने यूनिट मास निकाला तो 18 निकला। अब अगर आप पानी ले लेते हो, अगर आप वाटर ले लेते हो और इतना वाटर ले लो कि वो 18 ग्राम बन जाए, कितना बन जाए? 18 ग्राम। क्यों 18 ग्राम? क्योंकि H2O का फॉर्मूला यूनिट मास कितना है? 18 यूनिट। इसी तरीके से अगर NaCl की बात करते हो तो NaCl आप कितना सॉल्ट ले लो? 58 ग्राम। 58 ग्राम। तो अगर आपने H2O का लिया है तो पानी लिया है, तो पानी आपको बाय वेट 18 ग्राम लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 18 यूनिट था। इस अगर आपने सॉल्ट को लिया है तो सॉल्ट को आपको 58 ग्राम लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला है 58 यूनिट। तो अकॉर्डिंग फॉर्मूला आप अगर उतना ही मास ले लेते हो तो उसका 1 मोल कहलाता है। यहाँ भी इसका मतलब वाटर के लिए 18 ग्राम 1 मोल है, और NaCl के लिए 58 भी 1 मोल है। ये कहलाता है मोल कॉन्सेप्ट। मतलब क्या है, अलग अलग सब्सटेंसेस का 1 मोल अलग अलग ग्राम के इक्वल होता है, और वो होता किसके अकॉर्डिंग है? मॉलिक्यूलर मास के अकॉर्डिंग। क्योंकि H2O का फॉर्मूले में 18 निकल रहा था, इसलिए वाटर अगर आप 18 ग्राम वाटर लेंगे उसे 1 मोल बोलेंगे। अगर मैं सॉल्ट की बात करूंगा तो 18 ग्राम जब सॉल्ट लेंगे तब उसे 1 मोल बोलेंगे। समझ में आया मोल कॉन्सेप्ट? यस सर। Yes, sir. अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ गए, एवोगाड्रो आ गए साइंटिस्ट। उन्होंने क्या बोला कि भाई देखो, वाटर का 1 मोल 18 ग्राम के इक्वल है और इसका 1 मोल 58 ग्राम के इक्वल है। लेकिन यहां पर आप 18 ग्राम्स ले लो, यहां पर आप 58 ग्राम्स ले लो। जो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, मतलब इसमें जो H2O है 8 ग्राम्स में, तो ये 1 लाख 2 लाख 20 लाख, यहाँ पर ये जितने भी हो 5 लाख, ये बराबर होते हैं, ये कभी चेंज नहीं होते। यानी कि यहाँ पर भी 6.02, आपकी बुक में 02 गिवन है, सर 6.022 into 10 to the power 23। 2 into 2। तो अवोगाड्रो ने बोला कि किसी भी एटम के 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतनी होते हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर भी इतने और यहाँ पर भी इतने। अब आप कहोगे यहाँ 58 ग्राम है, यहाँ पर भी इतने। यस, तो ये जितने भी हैं सबके एक जैसे होते हैं। इसका मतलब है हर एक का जो साइज होता है वो छोटा बड़ा होता है। यानी कि H2O में इतने हैं 18 ग्राम में, यानी कि H2O के छोटे हैं मॉलिक्यूल, और यहाँ पर 58 ग्राम में इतने हैं। इसका क्या मतलब हुआ?
कि दोनों में बराबर कब हो सकते हैं, जब साइज Then छोटा बड़ा follow हो। the size. तो इनके साइज के अकॉर्डिंग इनके साइज छोटे बड़े होते रहते हैं, इसलिए ये 1 मोल का मतलब ये है कि 1 मोल में हमेशा जो वैल्यू नंबर ऑफ पार्टिकल्स की होती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब चाहे वो एटम्स हो, चाहे वो आयंस हो, चाहे मॉलिक्यूल्स हो, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अवोगाड्रो के इस नंबर के अकॉर्डिंग होता है, फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसको हम लोग 1 मोल या मोल कॉन्सेप्ट कहते हैं। यानी कि किसी का भी हम फॉर्मूला बनाएं, उसका जितना यूनिट निकलता है उसके उतने ही ग्राम ले लें तो वो उसका 1 मोल कहलाएगा, और जितने भी हम सब्सटेंसेस लें उसका जो 1 मोल लेंगे उसका जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे वो कभी भी चेंज नहीं आएगा। यानी कि 18 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स रहते हैं और इनके 58 में भी इतने ही मॉलिक्यूल्स रहते हैं, राइट। 3 ग्राम वाटर लीजिए, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने होंगे, यानी कि जो H2O है कितने होंगे, इतने H2O होंगे। इसी तरीके से 58 ग्राम अगर आपने नमक लिया सॉल्ट, तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने होंगे। ठीक, अब आप जो डेफिनेशन लिखना वो केवल लास्ट वाली लिखना, एवोगाड्रो नंबर वाली रीड करो, एवोगाड्रो नंबर वाली लास्ट में। सर वो तो बहुत आगे है। चलो, तो ये आपका होमवर्क है, ये डेफिनेशन आप यहाँ पे लिखोगे, और अभी तक चैप्टर में भी कुछ चीजें रह गई। हाँ सर, नहीं सर चैप्टर खत्म है एवोगाड्रो नंबर के बाद, एवोगाड्रो ठीक है। कंस्टेंट वैसे इसके बाद होमवर्क में आप जोड़ लो आगे इंडेक्स सर एक्सरसाइज 2 जो और अगर है, और और प्लस एग्जांपल। इसके बाद जो क्लास एक्सरसाइज है प्लस एग्जाम्पल। अगर आप ये सारी चीजें ईमानदारी से ऑनेस्टली कर लेते हो, अच्छी तरह से इनको 2 से 3 बार रिवाइज कर लेते हो, तो आप एग्जामिनेशन में बहुत इजीली से 90+% इस चैप्टर से ला सकते हो। क्लियर? सर मेरा व्हाई डू वी फॉल इन लव ग्रेविटेशन भी आ रहा है। चलो ठीक है, तो अब नेक्स्ट टर्न पे करेंगे ये दोनों चैप्टर। सर इजी है। चलो 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 ठीक है, ओके बाय बाय सर। बाय।